नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर लागू करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला दिया था। वैसे अब तक सिर्फ ओबीसी आरक्षण में ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। इस फैसले के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके उनको आरक्षण से हटाने का फैसला लिया गया। इसके लिए राज्यों को क्रीमी लेयर की पहचान का अधिकार दिया गया, लेकिन कोटे के अंदर कोटा पर राजनीतिक दलों को यह फैसला नहीं भाया। एनडीए के ही करीब 100 एससी एसटी सांसदों ने पीएम से मिलकर फैसले के खिलाफ दबाव बनाया। हालांकि सरकार के सहयोगी टीडीपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने इसका स्वागत किया, लेकिन चिराग पासवान ने विरोध कर दिया। भारी दबाव के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट ने पुरानी व्यवस्था बनाए रखने का फैसला कर लिया है, यानी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान की जरूरत सरकार को नहीं लगती। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के अधिकांश दल और बीएसपी भी इसी के पक्ष में है, इसलिए सरकार ने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी सरकार दबाव में है या उसने सूझबूझ के साथ ऐसा काम किया है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया। देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती। इसमें कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो। ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा। अखिलेश जी, हर बार एसओपी बनती है लेकिन वो फॉलो नहीं होती। इस बार भी नहीं एसओपी बनाई गई है, जो बाद में भी ये हुआ था। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा था। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। और राजधर में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी मां के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं मां के नाम। तो एससी एसटी आरक्षण पर सरकारी कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो क्रीमी लेयर का फैसला दिया था उसको सरकार फिलहाल नहीं मानने जा रही है। आज सरकार ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है,
इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। देखिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने जो फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने एससी एसटी वर्ग के लोगों को सब कैटेगराइजेशन की बात की है और इसी फैसले में क्रीमी लेयर की भी बात की गई है। भारत में एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर के पुनः पैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जिसको पुनः पैक्ट में मान्यता दी थी, वो कंटिन्यू किया गया। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन उसको कंटिन्यू किया गया और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, देश के राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपिता, इन्होंने जो तय किया वो उसी ढंग से लोगों को एक खास करके दलित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को ये देने का ये वायदा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि एससी व एसटी वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही, इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्शाया गया कि बीजेपी के एससी व एसटी के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज़ चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है,
अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। 20 साल बाद अपने ही फैसले को पलटा था और 6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला दिया, लेकिन सरकार अब इसे मानने से इनकार कर रही है। तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक साथ हैं। कांग्रेस और BSP भी लगातार इसका फैसले का विरोध कर रही थी। आखिरकार कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन हम नहीं करेंगे। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, सरकार ने क्यों फैसला लिया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद दीक्षित हमारे साथ, नेता BJP का, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, इस फैसले के कानूनी पहलुओं को समझेंगे उनसे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा प्रमोद दीक्षित जी, जिस तरह से कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे, कोटा पर कोटा की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आपको पता होगा 6 के बहुमत से, कि जिस तरह से OBC में होता है कि जो जातियां समृद्ध हो गई हैं उनको कोटा सिस्टम से हटाया जाए एक नियम बना के। दलितों में SC/ST में ऐसा नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहाँ भी होना चाहिए ताकि जो तमाम जो वंचित तबका है वो उसको ऊपर आने में और मदद मिल सके। इसको लेकर तमाम राजनीति हुई, आपके NDA में फूट पड़ी। 100 सांसदों ने मोदी जी से मिलकर गुहार लगाई कि इस फैसले को न माना जाए, और आपके कैबिनेट में भी इस पर एक राय नहीं थी। जीतन राम मांझी ने इसका स्वागत किया, TDP ने स्वागत किया और चिराग पासवान ने विरोध किया। ये मुद्दा है। अब सवाल उठता है, आखिरकार क्या दबाव में सरकार, दबाव फैसला लेना पड़ा? देखिए, अब जो विरोधी पक्ष हैं वो इसको दबाव के ऊपर किया गया काम कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो अभी पीछे लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने बहुत तरह के झूठ बोले थे, जो इंडी गठबंधन वाले लोगों ने, कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अब आप सोच कर बताइए कि संविधान का सम्मान करने वाला मोदी जी के बराबर कौन है? मैं कोई इसलिए नहीं कि उन्होंने ये काम किया। आप पीछे देखिए, किसानों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, इसके लिए उन्होंने सालों किसानों के आंदोलन को चलने दिया। अंततोगत्वा जब उनकी बात हो गई, उनकी बातें मान ली गई। तो ये लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। सबसे पहला लक्षण है कि उसको संविधान के प्रति, पहले देश के प्रति, फिर संविधान के प्रति और फिर आम जन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और उसको सुनना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। मेरा ये भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, माननीय मोदी जी का जो निर्णय है, वो आप इसको देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, 6 में 5-1 से दिया या 6-1 से दिया। मेरा एक इसमें है कि जो संविधान सम्मत है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार, भारत सरकार पूरी तौर से लागू करेगी। इसमें कोई शंका सुबह की 1% गुंजाइश नहीं है। जो ये NDA गठबंधन के जो लोग हैं, जैसे कि समाजवादी, कांग्रेसी, आज ये क्यों चुप हो गए? अभी तक ये झूठ बोलते बोलते थक नहीं रहे थे कि वो संविधान खत्म कर देंगे। संविधान सम्मत काम करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। SC/ST के अधिकारों पर कहीं कोई खरोच ना आने पाए, ये काम माननीय मोदी जी ने किया है, भारत सरकार ने किया है। बावजूद इसके जो लोग दूसरे दलों के हैं, उनको इसमें भी मीन मेख निकालने की भी आवश्यकता होगी। वास्तव में उनको अब एक स्वर से ये बात हाँ करनी चाहिए, माननी चाहिए कि जो मोदी ने किया है ये निर्णय वास्तव में सही है। वो इसमें कहेंगे कि वो डर गए हैं। देखिए, मोदी जी का स्वभाव आप जानते हैं, सारा भारत जानता है, वो 56 इंच का सीना रखते हैं और वो उसको गारंटी से पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि अब की चुनाव, लोकसभा के चुनाव के दिन से
जो लगातार जम्मू कश्मीर में, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, आएंगे उस पर, आएंगे, अभी बात करेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल जी, तो लगातार आप लोग ये कहते रहे कि सरकार संविधान को नहीं मानती है, सरकार जो है दलितों के विरोधी है। अब देखिए साबित कर दिया सरकार ने, आखिरकार आपका दबाव रंग लाया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया आपके दबाव में। अब तो खुश हैं आप लोग? देखिए सरकार पे दबाव अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहता तो आज हमारे जैसे अश्वनी भाई बोल रहे हैं और मोदी जी की गारंटी का बात कर रहे हैं, जो गारंटी हमेशा फेल हो गया, जो गारंटी 2 करोड़ नौकरी से शुरू हुआ 15 लाख खाते में लाने तक, लेकिन देश के पैसा लुटवा दिए अपने मित्रों द्वारा। यहाँ का पैसा अभी इस फैसले से स्वामीनाथ जी खुश हैं आप? इस फैसले से सरकार के खुश हैं? देखिए एक कल तक आने वाले जैसे इन्हीं के दल के लोग विरोध कर रहे थे, चाहे चिराग पासवान हो चाहे और लोग, और कोई स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट का इनके फैसले का, और इन्हीं के लोग कोई विरोध किया। तो पहले ये अपने में तय कर ले, क्योंकि अब जान रहे हैं कि बैसाखी पे है तो इनका मन की नहीं चलेगी। ये बड़ी मन की बात सुनाते रहे, 10 साल तक मन की बात सुनते, अब डर की बात चल रही है। आप तो थैंक यू बोल दीजिए उनको स्वामीनाथ जी, आप तो थैंक यू बोल दीजिए, आपकी बात मान ली है भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा किया सरकार ने। जहां बात मानेंगे वहां स्वागत करेंगे, तो बोल दीजिए मुझसे, लोकतांत्रिक संविधान के तहत चलेंगे तो वेलकम है, कोई हमारा उनका पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है। अपने देश के हितकारी योजनाओं के लिए काम करेंगे तो स्वागत है, झूठ बोलेंगे, जुमला फेंकेंगे, विरोध करेंगे, देश के अनैतिक कार्य करेंगे, देश के किसान की बातें बोले। 770 किसानों का शहादत हुआ और 770 अश्वनी भाई किसान शहादत दिए, तब 3 काले कानून लाए गए। उसके बाद कोई कानून बनाकर उनका एमएसपी लागू नहीं किया गया। दुगनी आय 2022 में कहा गया। आप गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी का एक भी गारंटी जिसका उद्घाटन किए वही छेद हो गया, वही फेल हो गया। चाहे अटल टर्मिनल से लेकर जितना हाईवे गिरते जा रहा है, और उसके बाद पार्लियामेंट भी टपकने लगा। ये टपकती बैसाखी वाली सरकार में गारंटी का कोई नहीं, फैशन के दौर में गारंटी का कोई चाहत नहीं है। ये गारंटी इनका गारंटी चला, मोदी की गारंटी नहीं कर सकते। चलिए स्वामीनाथ जी ठीक है, ये सब बातें आप लोग बार बार बोलते हैं। मेरा सवाल सीधा है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी मेरा सवाल सीधा है स्वामीनाथ जी। सारा झूठ के, लेकिन इस फैसले को इनको लेना ही पड़ता, क्योंकि SC ST जो बाबा साहब का संविधान बता, हमेशा हम लोग संविधान की बात करते हैं और संविधान के खिलाफ अब जाएंगे कैसे, क्योंकि इनका सरकार अब इनकी सरकार नहीं है, अब इंडिया को। लेकिन स्वामीनाथ जी इस फैसले के बाद अब आप लोग, स्वामीनाथ जी सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अब मोदी नहीं रह गए। आप सुनते नहीं है, रेडियो की तरह बजते रहते हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अब इस फैसले के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि संविधान को नहीं मानते हैं, दलितों की जो है नहीं सुनते, इस नहीं कह पाएंगे आप। अरे संविधान को नहीं मानेंगे तो हम लोग बनवाएंगे। हमारा विपक्ष मजबूत हुआ है, इधर उधर की बात करेंगे तो उनको सीधे लाइन पर लाने के लिए हम लोग अब है ना टाइट, क्योंकि हमको भी जनता विश्वास दिया है। तो जनता की आवाज हम संसद भवन में, ये लोग जैसे संत किसी को कटुआ मुल्ला टुल्ला कहते थे, हम नहीं कह पाएंगे। अब सामाजिक संवेदनता को लेकर चलना पड़ेगा, और ताना बाना जो समाज का है, जन कल्याण योजना को करना पड़ेगा, क्योंकि विरोध जिस तरह से 150 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता था और बिल पास किया जाता था, अब नहीं चलेगा। अब चलेगा संविधान और लोकतंत्र में विश्वास के साथ और जनता का विश्वास की बात। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है। अब इधर उधर की बात नहीं होगी। ठीक है, इधर तक बात नहीं होगी। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, थोड़ा विश्लेषण चाहूंगा इसका। ठीक है स्वामीनाथ जी ठीक है। सुशील शर्मा जी, अब आपको साफ लग रहा है, पहले जिस तरह से वक्फ बोर्ड का बिल आता है और वो जेपीसी को भेजना पड़ता है, पहली बार हुआ ये? पिछले 10 साल में मोदी सरकार लगातार जो है किसी बिल को उठाकर जेपीसी में भेजती है, आप देख रहे हैं। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर देती है। कितना भारी दबाव है, विपक्ष का कहें या किसका कहें, आपको क्या लगता है? जी आपकी आवाज कट रही है, कुछ मिस किया मैंने। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि पहले सरकार ने वक्फ बोर्ड पर एक बिल लेके आई, आखिरकार सहमति की बात की गई। आपका आवाज दब जा रहा है
सुशील भाई क्या नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ फिर कट गया सर। अच्छा, तो आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, ठीक है। अंकुर सक्सेना जी, कानूनी मसला है, ठीक है, सियासत बहुत ज्यादा हो रही है इस पे, लेकिन मैं आपसे कानूनी पहलू पूछूंगा। जब सरकार इस फैसले को मानने से इनकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आपको लगता है सरकार को क्या करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉन्टेम्प्टनामा हो जाए? मेरा आवाज आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है? अंकुर सक्सेना जी, आपको आवाज आ रही है? मैं कट गई थी, अब बताइए। जी, सुशील शर्मा जी, मेरा सवाल सीधा था। सरकार एक बिल लेके आई थी लोकसभा में, आपने 2 दिन पहले की बात है, और उस बिल को वक्फ बोर्ड बिल, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, भारत पर्व मनाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आजादी की पहचान तिरंगा, वीरों का सम्मान तिरंगा, जोश भर दे जो नस नस में, भारत का गौरव गान तिरंगा, हिंदुस्तान के दिल से निकली देश प्रेम की गंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भारत की मुस्कान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा, हंसते हंसते मिटे जो उनकी आन बान और शान तिरंगा, आजादी के उत्सव में पूरा देश है रंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं और ब्रेक के बाद राजधर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर आए फैसले को लेकर। बहुत बड़ा मुद्दा था ये। 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा था, लेकिन सरकार ने उसका फैसला पलट दिया है। सरकार ने कहा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार दबाव में है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला माना जा नहीं सकता। SC/ST में क्रीमी लेयर की बात हम नहीं मान सकते, हालांकि OBC में क्रीमी लेयर की बात का नियम है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, एक बार फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद दीक्षित है, नेता BJP के, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, और अंकुर सक्सेना जी, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। सुशील कुमार शर्मा जी, अभी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ठीक है। मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल लेके आई थी लोकसभा में सरकार, और आखिरकार ये कहा गया कि बहुत सारी सहमति है, सभी लोग सहमत हैं उस बिल में, NDA खास तौर से, लेकिन आखिरकार उसको JPC के हवाले करना पड़ा। यहां ये मत भूलिए कि पहली बार ऐसा मौका आया पिछले 2 कार्यकाल के बाद जब कोई बिल JPC को गया है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया, मोदी सरकार पसोपेश में है, NDA के अंदर से आवाज आई, कुछ लोगों ने सहमति जताई, कुछ लोगों ने विरोध किया, विपक्ष लगातार कह रहा था कि हम फैसला नहीं मानेंगे। आखिरकार मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का जो है फैसला लेना पड़ा। आपको लगता है कि मोदी सरकार दबाव में है या ये फैसला उसको लेना ही था? देखिए, दो बातें हैं। एक तो यहाँ पर यह है कि ये सरकार पहले के मुकाबले उतनी मजबूत नहीं है, ये तो आंकड़ों से साफ दिखाई देता है। और जो आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का मामला पहली बार JPC में डाला,
तो एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर देता है। तो पहले कई बार ऐसा हुआ, सरकार बहुमत में थी और उन्होंने सीधे सीधे बिल पास कर दिए, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। और 3 नए कानून भी लाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कानून हैं और आप देखेंगे कि भविष्य में वो भारत के विकास में और क्राइम कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, प्रोवाइडेड के पुलिस उसका मिसयूज ना करे, कि भारत में पुलिस कानूनों का मिसयूज करती है। इस पर बोलिए ना जरा, इस पर बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हाँ, अब हम इस पर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया 6 के बहुमत से, और भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकता है ये सामाजिक समरसता के मामले में। लेकिन क्या कहा जाए कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सभी पार्टियां रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के पक्ष में है। मुझे बड़ा एक आश्चर्य होता है, पूरी दुनिया में टैलेंट को बढ़ावा देने की बात होती है, प्रतिभा को बढ़ावा देने की बात होती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात होती है, उसके लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, स्किल बढ़ाने की बात होती है। केवल भारत एक ऐसा अजीबोगरीब देश है, अनूठा देश है अपने आप में, जहां हर वर्ग में होड़ लगी है कि मुझे रिजर्वेशन में शामिल कर लिया जाए, मुझे रिजर्वेशन में शामिल कर लिया जाए, मुझे रिजर्वेशन में शामिल कर लिया जाए, ताकि जो मानदंड है सामान्य कैटेगरी के मानदंड से कहीं नीचे मानदंडों पर उनको सिलेक्शन मिल जाए, सरकारी नौकरियों में मिल जाए, जॉब्स में मिल जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल जाए। तो रिजर्वेशन देकर हम कैसे भारत को विकसित भारत बनाएंगे? होना तो ये चाहिए था, सभी पार्टियों में स्वागत होना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कि क्रीमी लेयर, जो भाई एक जनरेशन को अगर आपको रिजर्वेशन मिल गया है और आप एम्पावर हो गए हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट आपको मिल गया है, तो आपको स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। जैसा कोर्ट ने कहा था कि एक डाटा कलेक्ट हो कि जिन परिवारों को मिल गया है उनसे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलना है। मगर क्योंकि मैंने कहा भारत एक अनूठे किस्म का देश है जहां पर जातिगत राजनीति या जो कुछ सामाजिक समीकरण इस किस्म के हैं कि मोदी सरकार अगर बहुमत में होती तो मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत जल्दी से लागू करती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस बार भारतीय जनता विपक्ष के बहकावों में आ गई और मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं दे पाए, तो इसलिए ये सरकार की मजबूरी है। और दूसरा जो जेपीसी आपने कहा था, जेपीसी भी इसीलिए दिया गया है कि पहले जब सरकार ने रिफॉर्म किए थे जनता की भलाई के लिए, लेकिन विपक्ष के प्रोपेगेंडा के आगे जो जनता, भोली भाली जनता समझ नहीं पाई, तो इस बार फिर ऐसा ना हो, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा। इस बार ऐसा ना हो कि वो विपक्ष ये कहे कि साहब हमें तो 146 सांसदों को बाहर निकाल दिया था और हमें अटेंड नहीं करने दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। तो सरकार ने बड़ी सूझबूझ से ये रणनीति बनाई है कि सभी पक्षों का जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जेपीसी में डाला जाए और वहां उनकी जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको लिया जाए, उनको क्लियर किया जाए, ताकि जो बिल पास हो, संसद से बाहर आकर कोई भी पार्टी ये ना कहे कि हमारा नहीं सुना गया। तो इसलिए जेपीसी स्वागत योग्य है और विपक्ष के भविष्य में करने वाले जो आप कह सकते हैं भविष्य में होने वाला जो प्रोपेगेंडा है उस पर रोक लगाई जा सकता है। जी ठीक है। अंकुर सक्सेना जी, आप जो कानूनविद हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, हमें थोड़ा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आम आदमी ये जानता है कि वो अंतिम होता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मान रही है, तो सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वतंत्र भारत का, आप कह लीजिए संविधान से संबंधित, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इंदिरा साहनी के बाद अगर ये फैसला आया है तो इसको आप स्वर्णिम अक्षरों में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला और आम जनमानस के अनुकूल ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं। और चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस फैसले को दिया है, तो और लेकिन इस फैसले की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसने कोई कह लीजिए इसको पॉलिसी मैटर में इंटरप्ट नहीं किया है, उनने इंटरफियरेंस नहीं किया, उनने कहा राज्यों को लागू कर सकते हैं, मतलब ये कंपल्शन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उन्होंने सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि इस कानून को लागू करना चाहिए
तो उन्हें लागू करना चाहिए। उनने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये कानून कल से लागू होगा या सरकार इससे बाध्य हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अभी सरकार के ऊपर कोई मैंडेटरी प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। दूसरी बात है, इसको मैं ऐतिहासिक फैसला इसलिए कह रहा हूं कि 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं सबके उपवर्गीकरण, जिस क्रीमी लेयर की बात हो रही उसको समानता के अधिकार का हनन माना था। और लगभग 20 साल बाद 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए उपवर्गीकरण को ऐतिहासिक तौर पर क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए कहा है। वैसे देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं तो जब ओबीसी के बीच में ये सिद्धांत लागू हो सकता है तो फिर जो SC/ST के लोग हैं उनके बीच इस सिद्धांत को क्यों नहीं लागू किया जा सकता है। प्रथम बात तो आम जनमानस के माइंड में ये होती है। दूसरी बात है कि क्या ये फैसला किसी एक व्यक्ति विशेष पे लागू होता है? भाई ये फैसला तो ब्यूरोक्रेसी के IAS के ऊपर भी लागू होता है, ये जुडिशरी के ऊपर भी लागू होता है। उनका साफ कहना है कि अगर क्रीमी लेयर के आधार पे एक परिवार विशेष या एक पीढ़ी तक किसी को फायदा मिल चुका है तो आगे फिर ये कैसे माना जाएगा कि उस पीढ़ी के लोग जो हैं समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अंकुर यहाँ मुझे ये बताइए कि अब इस फैसले को क्या रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा? ये केवल फैसला नहीं था, केवल एक सलाह थी जैसा कि राजनीतिक दल बोल रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं दिया। मैंने अभी अपनी बात के शुरुआत में ये बात कही थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये फैसला आज से लागू हो जाएगा या कल से लागू हो जाएगा। उनने राज्यों को ये बात कही है, जितनी भी RTC या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है सबके लिए एक तरीके से सलाह है, मशविरा है या भविष्य के लिए इस फैसले के आधार पे वो अगर क्रीमी लेयर के सिद्धांत को SC/ST कम्युनिटी के लिए लागू करना चाहते हैं तो उनके लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लागू किया जा सकता है। तो चूंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है तो इसलिए इसको आप कंपल्शन के रूप में नहीं कह सकते हैं। ठीक है। सुशील कुमार शर्मा जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अंकुर जी ने बताया कि एक सुझाव था, आप मानते हैं कि इस तरह का सुझाव जो है अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सरकार को कुछ करना ही नहीं था, उसने तो कहा कि ठीक है मैं सुझाव नहीं मान रहे हम, तो वहां पर वो अपना सियासी रास्ता तलाश कर निकल गई? देखिए, अंकुर जी ने बिल्कुल सही बात कही है। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है वो अपने आप में कानून ही होता है। अब मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल उसकी निटिग्रिटीज मैं नहीं कह सकता उस बारे में। तो क्या होता है कि जब वो पूरा कानून है तो उसमें अगर ये सुविधा दी गई है कि ये टाइम बाउंड मैनर में लागू किया जाए, उसको उसी मैनर में लागू किया जा सकता है। और अगर इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो मैंडेटरी है लागू करना, तो उसको ओवरकम करने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस ला सकती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर सकती है। तो अब चूंकि सभी सारी की सारी पार्टियां इसमें रजामंद हैं तो भारत सरकार को इसको ओवरकम करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा ना, ये कह रहे हैं आप? जी ऑर्डर लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे बाईपास करने के लिए। ठीक है, बोलिए अंकुर जी, क्या बोल रहे हैं? कोई भी जजमेंट अपने आप में कानून बन जाता है। ठीक है, हाँ बोलिए अंकुर। देखिए, आपकी बात सही है, प्रेसिडेंट के रूप में लागू होती है अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी बात कही जाती है, लेकिन वो आगे अग्रेसर आने वाली कार्रवाइयों पे लागू होती है। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, बट जब उसी तरीके के प्रकरण माननीय न्यायालयों के समक्ष आते हैं, चाहे ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आए, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से स्वयं में बाध्य नहीं है। अगर स्वयं बाध्य होती तो 2004 में जो उन्होंने निर्णय लिया था उसको 2024 में उन्होंने पलट कैसे दिया? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय से बाध्य नहीं है। जहां तक सरकार का पार्ट है, मैं फिर से एक बात आपको कह रहा हूं, उनने कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं कहा, उनने कोई कंपल्शन नहीं कहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई संस्था, कोई स्टेट, कोई पर्सन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के रूप में अप्रोच करता है तो उस समय उसे ऐतिहासिक निर्णय को पलटने के लिए निश्चित रूप से पार्लियामेंट को स्टेप आउट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोद दीक्षित जी, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, ये जो एक सरकार का फैसला है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट की सलाह थी, और लेकिन जिस तरह से दबाव में लगातार सरकार दिखाई दे रही है, आखिरकार ये कौन सी सियासत है? आप लोग, जो मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि मोदी जी जो है बहुत मजबूत है सियासी तौर पर, इस बार जो है वो झलक दिखाई दे नहीं रही है। विपक्ष लगातार दबाव में ले रहा है और वो झुक रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आवाज तो आ रही मुझे। खैर चलो, स्वामीनाथ जी, आपको आवाज आ रही मेरी?
स्वामीनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है आवाज में कुछ दिक्कत है। सुशील कुमार शर्मा जी क्या बोल रहे थे, बोलिए। जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि इस पर निश्चित रूप से मोदी सरकार पहले के मुकाबले कार्यप्रणाली अलग है। इस पर विपक्ष भी पहले के मुकाबले उत्साह से भरपूर है, कई गुना उत्साह विपक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि जोश में विपक्ष होश भी खो रहा है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार पहले से ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही है आगे। जो जेपीसी का गठन है वो एक ऐतिहासिक तो है, और विपक्ष को ये दिखता है कि दबाव में आ गए हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब जेपीसी के थ्रू कोई कानून बनेगा और लागू होगा तो वो जनता में जाकर प्रोपेगेंडा नहीं कर पाएंगे, जो आज तक वो करते रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट से निकाल दिया, संसद से बाहर कर दिया, राज्यसभा से बाहर थे, हम यहाँ थे वहां थे। तो अब तो भाई आप प्रतिनिधि जेपीसी में थे, तो अब आपकी सहमति से ही कानून बना है। अब आप बाहर जाकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। यानी कि रणनीति के तहत जेपीसी में भेजा गया है ताकि आपकी बात भी सहमति उसमें आ जाए। जी, एक रणनीति के तहत भेजा गया है, मगर एक दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष अपनी बातों पर टिकता नहीं है। कल को वो ये भी कह सकता है कि जेपीसी में हमारी सुनी ही नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। प्रमोद दीक्षित साहब, आपको आवाज आ रही है? प्रमोद दीक्षित जी, आवाज आ रही है? जी बताइए। ठीक है। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड का फैसला जेपीसी हो गया, ये पहली बार हुआ। जी, सवाल समझ सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। ठीक है। जैसा जेपीसी वाला फैसला हुआ उसके बाद अब जो है आज सुप्रीम कोर्ट की जो नसीहत थी वो जो है मानने से इनकार किया गया। तो जो काम काज के तरीके में है, कहीं ना कहीं आपको बदलाव दिखाई दे रहा है सरकार के? ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। लगता है बीच में आवाज जा रही है, फिर चली जा रही है। एक बार चेक करवा लीजिए अपने सिस्टम को। आवाज कट 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 कट। हाँ हाँ, रुक के आती। सवाल समझ पाए आप क्या? फिर कट गई। ठीक है। स्वामीनाथ जी, आपको आ रही आवाज? जी बोलिए। स्वामीनाथ जी, जिस तरह से सरकार जो है कहीं फैसलों को जेपीसी में भेज रही है बिल को, कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है, तो आप लोग मानते हैं कि दबाव में है सरकार? आपने काफी दबाव में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का हर बात में लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान है। आज सरकार को विपक्ष मजबूत होने के बाद इनको अपने फैसले को बदलना पड़ रहा है। जेपीजी जो कानून के तहत अब सब मुद्दे को आप जिस तरह से अब मानने के लिए तैयार है, तो ये विवश हो गया है। कम से कम विवश होके जनता का काम होना चाहिए। जो अपने मनमाना अकड़पन था, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से खत्म करने का, चैलेंज आरक्षण खत्म करने का जो आरएसएस का और भाजपा का नियत था, आज अंकुश लग गया विपक्ष को मजबूत होने के बाद। 3 बार लगातार हारे सहयोगियों को, इनके सहयोगियों को जो का भी जो रवैया है, इनको अब उन्हीं के बीच में उलझ के जवाब देना पड़ेगा। और लोकतंत्र में जिस तरह से पहले चलता था, दरवाजा बंद करके जो काम ये लोग करते थे, अब राज्यसभा में लोग भी कमजोर है और लोकसभा में हमारा विपक्ष भी अब मजबूत है। अब माकूल जवाब दिया जा रहा है, तो इसलिए इनको तो मानना पड़ेगा, बाबा साहब के संविधान के तहत चलना पड़ेगा। तो लेकिन स्वामीनाथ जी वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान से ही चल रहे हैं, इसीलिए संविधान में जो बातें हैं, जो भावना है, तोड़ने की बात कर रहे थे, कम से कम लगाम लगी। जनता का विश्वास, अब जनता के विश्वास के साथ अब देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में माकूल काम करना पड़ेगा। जिस तरह से हर चीज में माननीय प्रधानमंत्री जी रेल का झंडी दिखाने चल जाते हैं, रेल दुर्घटना में जवाब नहीं देते हैं। तो अब झंडा दिखाने वाला परंपरा जिस तरह से प्रधानमंत्री का रहा है, जिस तरह से रक्षा का हो चाहे विदेश मंत्रालय का सारा अपना ही समेट लेते थे, विदेश यात्रा करते थे और रक्षा मंत्रालय के बात खुद ही करते थे, और रेल दुर्घटना पर चर्चा नहीं करते थे, रेल मंत्रालय खुद ही संभालते। तो आज
विपक्ष मजबूत हुआ है, इसके माकूल में काम करना पड़ेगा। ये आरक्षण जो मुद्दा है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये आदेश दिया है, लेकिन आज जो लोग इन लोगों का कैबिनेट बैठक में संविधान के तहत जो ST/ST कानून है उसके तहत काम करने का जो काम इन्होंने तैयारी किया है, तो इसका ये करना पड़ेगा, मजबूरी है इनका कि अब उसके विपरीत नहीं जा सकते। ठीक है, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से मनमाना चल रहा था, अब मनमाना नहीं चल रहा है। आप इनकी रवैया आप ठंडे बस्ते में पड़ गई है। जो अकड़पन था, जहां जो भी करना था, जिसको निकालना था, जिसको भेजना था, ये चुनी हुई सरकारों को खत्म करने का जो बीड़ा उठाते, तो जो चुने हुए CM को अंदर करने का बीड़ा उठाते थे, केवल कांग्रेस करती रही है। भ्रष्टाचारी करते 50 थे। बार उसने चुनी हुई सरकारों को समाप्त किया है, बर्खास्त किया है। ये इस कांग्रेस का तरह काम से है, चुनी का हुई काम सरकारों को, नहीं। विधायकों पीछे को 15 साल से खरीद फरोख्त करने का काम करते थे, जिस तरह से लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाते थे। कोरोना काल में आपातकालीन स्थिति में मध्य प्रदेश के विधायकों को खरीद कर उनको कर्नाटका पहुंचा देते हैं, वहां से लाते हैं। ये सब धंधा जो इनका चल रहा था, जो लोकतंत्र में बैठ के लोकतंत्र का शपथ खाते थे, संविधान का शपथ खाते थे, और हमारे देश का पैसा लेकर नीरव मोदी मोहित चौक से और विजय माल्या जैसे लेके फुर्र हो जाते थे। ये कहते थे सबको पकड़ के लाएंगे, लेकिन आज तक उनका अड्डा नहीं बताएंगे। ये देश के टैक्स बढ़ाएंगे, एक पे GST बढ़ाएंगे, कफन पे GST बढ़ाएंगे, शिक्षा पे GST बढ़ाएंगे, और ये GST वाली सरकार हो गई है। कोरोना काल में 3300 फैक्ट्रियां GST के कारण बंद हो गया। छोटे मिडिल क्लास के बिजनेसमैन आत्महत्या तक कर लिए कई लोग। स्वामीनाथ जी, GST माफ करके स्वामीनाथ कम जी, से कम मजदूरों का हक बंद जरूर हुई है, इसीलिए तो पुलिस में है कांग्रेस। मजदूरों के हक को मजबूत करते, मजदूरों के लिए कल कारखाने फैक्ट्रियां नया निर्यात तो नहीं करेंगे। स्वामीनाथ जी सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। स्वामीनाथन जी हर बार अपना देश में 28% शिक्षा पे GST उनको जो बोलना होता है बस वो बोलते रहते हैं। स्वामीनाथ जी, वह देश कैसा हो सकता है? स्वामीनाथ जी, किसान का धान चावल गेहूं सस्ता होना चाहिए और शिक्षा महंगा होना चाहिए, ताकि किसान का बेटा न पढ़ के अपना हक मांगे, मजदूर का बेटा अपना पढ़ सके। ये बड़े पूंजीपतियों का हाथ और साथ जिस तरह से चल रहा था, 18 लाख करोड़ अपने साथियों का लोन माफ कर देते हैं और गरीब पर चढ़ा देते हैं यानी चक्र। जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ, किसान आज भी परेशान है। उनको बड़ा एक कानून बनाकर उनका एक सब्सिडी पर MSP लागू कर। ठीक है स्वामीनाथ जी, आपकी बात आ गई। ठीक है सुशील शर्मा जी बोले, क्या बोल रहे हैं? ऐलान तो महिला सुरक्षा। ठीक है स्वामीनाथ जी आपकी बात आ गई। स्वामीनाथ जी आपकी बात आ गई, खिलाड़ियों आपकी बात आ गई। स्वामीनाथ जी मुझे आगे बढ़ना है। स्वामीनाथ जी, और देश जो आरक्षण का आज सुप्रीम कोर्ट संज्ञान किया, तो कम से कम ये अरे भाई रेडियो की तरह बोलते रहिएगा तो फिर बाकी लोग कब बोलेंगे? स्वामीनाथ जी संविधान को चुनकर सुन लीजिए, थम जाइए। सुशील शर्मा जी बोलिए डॉक्टर शर्मा। सुशील जी आपको आवाज आ रही है? बोलिए। और राज्यसभा में भी ये बिल नहीं पास करा पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में बोलिए सुशील जी बोलिए आप बोलिए उनके इशारे आ रहे, आवाज नहीं आ रही, बोलिए आप। चुटकी लेते हैं। हाँ अंकुर जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अंकुर जी बोलिए। देखिए स्वामीनाथन जी, प्रतिनिधि महोदय जो हैं उन्हें थोड़ा सा डिबेट का माहौल समझ में आना चाहिए, सबको अपने बोलने का अवसर मिले। और मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस ऐतिहासिक जजमेंट को वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, वो तो नहीं करते, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं नहीं करते। नहीं सवाल ये, तो फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं स्वीकार करते तो फिर संवैधानिक व्यवस्था में उनका विश्वास ही नहीं है।
जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई संस्था नहीं है, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए व्यवस्था लागू की थी तब तो स्वीकार किया गया था, क्योंकि जो रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन का मूल उद्देश्य तो समानता के सिद्धांत के आधार पे प्रत्येक व्यक्ति के जो पिछड़े हैं शैक्षणिक आधार पे, आर्थिक आधार पे या सामाजिक आधार पे, जो SC/ST कम्युनिटी के भी लोग हैं उनका जीवन उत्थान करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी चीज का रिवीजन किया, पुनरीक्षण किया और उसके आधार पर ये जजमेंट पास किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो इस स्थिति को दिखा रहा है कि समाज के जो SC/ST कम्युनिटी के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित और वंचित लोग हैं, ये तो उनका भी साथ नहीं दे रहे हैं। आप टीवी पे बैठ के कोरोना ला रहे हो, आप दुनिया भर की बातें कह रहे हो, लेकिन जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा तो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, हर जाति, हर समुदाय, हर कम्युनिटी के, उनके विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया। आप उसकी स्वीकारता ही तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि ये तो अपने आप इसीलिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं, इसीलिए जाति जनगणना प्रत्येक जाति हमारा पॉइंट यही है कि जाति जनगणना हो, सबका हिस्सेदार और भागीदार मिले। आप तो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। आपको तो खुलेआम कहना चाहिए था कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हो सकता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST कम्युनिटीज के आधार पर क्रीमी लेयर या उपजाति वर्गीकरण का सिद्धांत लाया गया, इसको क्यों नहीं लागू हो रहा? और ये कोई नई डिमांड थोड़ी है, बिहार में भी इस तरीके की डिमांड की गई है, पहले की जा चुकी है, कई स्टेट में इस तरीके की कमेटीज बनाई गई है। आप लोग उसको अब राजनीतिकरण करे दे रहे हो, आप उसको चिल्ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे के लिए हो रहा है उसको आप स्वीकार तो करिए। ठीक है अंकुर सक्सेना, इसमें ना थोड़ा सा इनका पक्ष ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जिसको हम बोल रहे हैं, वो कह रहे सलाह है सुप्रीम कोर्ट की, कोई फैसला नहीं दिया है। अगर फैसला देते तो हम मानते, सलाह मानना हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए नहीं मान रही है, उनका कहना है। आप सलाही के लिए तो अध्यादेश लाई दे रहे हो, आपके सलाही के लिए तो पार्लियामेंट में सीधे कह रहे हो कि इसके खिलाफ संशोधन होना चाहिए, इसको नहीं लागू करना चाहिए। मैं तो प्राथमिक रूप में ये बात प्रारंभ में ही कह चुका हूँ कि ये सलाह है, मैंने कब कहा ये मैंडेटरी है, लेकिन आप उसमें नुक्स निकाल रहे हैं ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीज की गई हम उसको लागू नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे। लागू करना ना करना तो एक अलग सब्जेक्ट है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है डॉक्टर शर्मा बोलिए, क्या बोल रहे थे? देखिए मैं स्वामीनाथन जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि ये बड़े मंझे हुए वक्ता हैं, आप सवाल चाहे कुछ भी पूछें, बोलना वही है उनको जो लिख के लाते हैं। इनके पास जवाब वही है कि मोदी सरकार की क्या क्या खामियां हैं, रेडीमेड, और वो खामियां वो भी हैं जो जिनकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, इनकी निगाह में वो खामियां हैं और कमियां हैं। समाज के लिए मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, तो ये इतने मजे हुए हैं, सवाल को डिच कर जाते हैं। तो यहाँ मेरा ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बड़ा स्वागत योग्य है और सभी पार्टियों को आगे आना था और अपील करनी थी जनता से कि जिन परिवारों को एक जनरेशन में इसका फायदा मिल गया है वो खुद आगे आए, सरकार को अपने डाटा दें और खुद गिव अप कर दें, खुद त्याग कर दें समाज के दूसरे वर्गों के भलाई के लिए। अब आप इस स्थिति को एक दूसरे रूप में देखिए कि क्या ये किसी वर्ग को रिजर्वेशन देना संविधान के नाम पर, समानता के नाम पर दूसरे वर्ग का हक छीनना नहीं है। अभी आप एक नीट का एग्जाम हुआ, उसी का एक एग्जांपल ले लीजिए, हाइपोथेटिकली जहां 720 में से जनरल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में जाना 650 अंकों पर संभव होता है, तो वहां पर SC/ST, OBC और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो 350 नंबरों पर जाना संभव हो जाता है। तो क्या आपने सामान्य वर्ग का हक नहीं छीना? और दूसरा, जो बंदा इतना भी सक्षम नहीं है कि जनरल कट ऑफ लिस्ट तक आ सके, आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं सरकारी नौकरियों में, तो क्या वो सरकारी नौकरी में आने के बाद क्या कुछ श्रेष्ठता दिखा पाएगा, क्या कुछ क्वालिटी काम कर पाएगा? उसका तो माइंडसेट वही है कि मैं तो रिजर्व क्लास से हूँ, मेरी सरकारी नौकरी पक्की है। और एक और इसमें खामी क्या है कि ना केवल आप उसे पहले आप एजुकेशन में रिजर्वेशन देते हैं, उसको सुविधाएं देते हैं, उसके बाद जॉब में रिजर्वेशन है, उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन है। तो दो सामान्य वर्ग का जो बंदा एक पोजीशन पे ज्वाइन किया, उसने एक रिजर्व के साथ ज्वाइन किया, तो डाउन द लाइन 10 साल बाद जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है उससे 2 प्रमोशन एक्स्ट्रा लेके उसका बॉस का भी बॉस बन जाता है। तो
इन हालात में आप भारत को विश्व गुरु बनाओगे? जो बंदा सक्षम ही नहीं है, जो खुद रिजर्वेशन से आया, और दुख की बात क्या है, उसके बाद आप उसकी जाति नहीं पूछ सकते। आप अपनी जाति एक पर्टिकुलर क्लास की बताने के बाद, उसमें आने के बाद आप सारी सुविधाएं लेते हैं संविधान प्रदत्त, और फिर कहते हैं उसी संविधान ने मुझे हक दिया है कि आप मेरी जाति ना पूछे। हर जगह आप जातियां लिखते हैं। तो ये बड़ी जो 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 ठीक है, संविधान में संशोधनों की जरूरत है, जो विरोधाभास लेकिन मोदी है, सरकार जो है वो फिलहाल भारत प्रगति फिलहाल के जो है बहुत हद हिम्मत तक नहीं दिखा बाधक है। पाई है, हिम्मत नहीं दिखाई। प्रमोद दीक्षित जी, जिस तरह से वंचित तबका है, दलितों में दलित, वो अपनी आवाज उठा नहीं पाता है, लेकिन उनमें जो है, जो लोग क्रीमी लेयर वाले हैं, उनकी सियासी हैसियत कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। वो नेता बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर पहुंच चुके हैं। उनकी हैसियत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है और उसने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वंचित तबका तो अपनी आवाज उठा पाएगा नहीं, जिनको वाकई जरूरत है। देखिए, इस जगह वंचित तबके को अपनी बात जैसे कि और लोग रखते हैं, और तबके रखते हैं, उनको भी रखने चाहिए, अपने लोगों में रखनी चाहिए, उनको अपने यहाँ जो उनकी अपनी बैठकें हों उनमें कहना चाहिए। उनके पास पूरी स्वतंत्रता है। भारत सरकार का जो निर्णय था, जो बिल्कुल हार्ड निर्णय है, बिल्कुल फिक्स निर्णय था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर होगा उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। संविधान सम्मत हर बात को ही माना बाबा जाएगा। साहब ने कहा संविधान में लिखा है कि जो लोग, जिनको आरक्षण सदियों तक दिया जाए? उन्होंने तो व्यवस्था केवल 10 साल के लिए की थी। उनका नाम लेकर केवल राजनीति हो रही है। ठीक, लेकिन जो अभी परिवेश है, जो वंचित लोग अभी उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको शामिल करने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए को लागू करना सरकार अपरिहार्य मानती है। जहां तक सवाल हमारे कांग्रेसी साथियों का है, इन्होंने कहा कि वो नीरव मोदी भाग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 सितंबर 2013 को एक एस पार्टी में इनके माननीय नेताजी राहुल गांधी जी शामिल हुए। 14 सितंबर को उसका लोन सैंक्शन हुआ। पी चिदम्बरम जी ने दिनेश दुबे जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने उसका लोन मना किया था, उनको हटा दिया। आप बताइए इसमें दोषी कौन है? जब नीरव मोदी को लोन दिया गया, इनकी सरकार थी, ये अपनी जिम्मेवारी। लोन दिया गया, भगाए तो आप हो ना। लोन दिया गया, भगाए आपको। कि हमसे जीएसटी लेकर अपने साथियों को 18 लाख करोड़ माफ कर देते हो। किसान 2 लाख के लिए फांसी लगा लेता है। 18 करोड़ लोग, 18 लाख करोड़ माफ करते हो। 18 लाख करोड़ अपने साथियों को माफ कर स्वदेशी करवाते हो। अंबानी है कंपनियों को। स्वामीनाथ जी आपकी बात आ गई, उनको बोलने दीजिए। स्वामीनाथ जी बोलने दीजिए। स्वामीनाथ जी, ठीक है स्वामीनाथ जी, आपकी आवाज आ गई। साथियों को भगाए धंधा वाली पार्टी ना, जो कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। 250 करोड़ लेते हैं चंदा, व्यापारियों से चंदा लेते हैं, कहते गौ हत्या बंद करो। और ठगेरियों से चंदा लेते हैं, नीरव मोदी से चंदा लेते हैं, कोई चौक से चंदा लेते हैं। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। लेने वाली सरकार बोलेगी चंदा लो धंधा दो, चंदा लो धंधा दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सरकार दबाव में थी और आखिरकार राजनीति की जीत हुई और इस फैसले को न मानने का फैसला किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।